आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। AMC इंतखाबात के लिए तश्कील करदा ब्लॉक के अबूरी खाकों पर इंतजामिया को मौसूल हुए 552 एतराज़ात। आज की गई समाअत। दरख्वास्त गुजारों ने कई मकामात पर नेचुरल बाउंड्रीज तोड़कर ब्लॉक तश्कील देने का लगाया इल्ज़ाम। समाअत के बाद भी ब्लॉक के खाके तब्दील न किए गए तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का भी दिया गया इंतबाह। रियासती हुकूमत के अवामी सलामती कानून की मुखालिफत में आज मुख्तलिफ सियासी जमातों ने किया मुश्तरका तौर पर एहतजाज। मज़कूरा कानून को गैर आइनी बताते हुए फौरी उसे रद्द करने का मुज़ाहिरीन ने किया मुतालबा और हुकूमत के खिलाफ लगाए जमकर नारे। मुख्तलिफ खेलों के फ़रोग़ के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया कोशां। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान की बुलाई गई मीटिंग। म्यूनसिपल स्कूल्स को स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने का म्यूनसिपल कमिश्नर ऋषिकांत ने किया अज़्म और इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे इक़दामात से मुताल्लिक़ हाज़रीन को दी मालूमात। और समृद्धि हाईवे पर कील ठोंककर गाड़ियों के टायर पंक्चर करने की कोशिश किए जाने का मुतासरा व्हीकल सवारों ने लगाया इल्ज़ाम। सोशल मीडिया पर किया वीडियो वायरल। MSRDC की चीफ इंजीनियर ने इस इल्ज़ाम की तरदीद। हाईवे में 15 मीटर लंबा माइनर क्रैक पड़ जाने के सबब मरम्मती काम किए जाने से मुताल्लिक़ दी वजाहत, मगर पुलिस इंतजामिया इससे था लाइल्म। खबरें तफसील से। AMC इंतखाबात के लिए तश्कील करदा ब्लॉक्स के अबूरी खाकों पर 552 शहरियान ने एतराज़ात दाखिल किए थे, जिन पर आज समाअत शुरू की गई। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने AMC इंतखाबात के लिए तश्कील करदा अबूरी खाकों पर मौसूला एतराज़ात की समाअत के लिए वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी डॉक्टर अनूप कुमार यादव को नामजद किया है। डॉक्टर अनूप कुमार यादव ने AMC इंतखाबात के लिए तैयार करदा अबूरी खाकों पर आवाम की जानिब से मौसूला 552 एतराज़ात की समाअत आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर में शुरू की। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर ऋषिकांत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल और इलेक्शन डिपार्टमेंट के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डॉक्टर यादव ने शहरियान की जानिब से दाखिल करदा एतराज़ात पर समाअत की। ज़राए के मुताबिक अगर मौसूला एतराज़ात तकनीकी एतबार से दुरुस्त पाए गए तो उनमें इस्तिलाहात की जाएगी, मगर बड़े पैमाने पर तब्दीली का इम्कान कम है। समाअत के बाद डॉक्टर यादव की जानिब से पेश करदा सिफारिशात को इब्तदाई खाकों में शामिल करके रियासती हुकूमत को भिजवाया जाएगा और हतमी मंजूरी के बाद ये सिफारिशात इलेक्शन कमीशन को पेश की जाएगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के लिए आइंदा का प्रोग्राम जाहिर किया जाएगा। मगर अबूरी खाकों पर एतराज़ात की भरमार बहस का मौजू बनी हुई है और अपोजिशन सियासी जमातों के नुमाइंदे बराह रास्त बरसरे इख्तिदार पार्टी के ओहदेदारान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और इंसाफ के मुतालबे पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की भी बात की जा रही है। हमारा ये बोलना था, हियरिंग जो आज ले रहे हम इलेक्शन, ये खाली नॉमिनल हियरिंग है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर पहले इलेक्शन लड़ते थे, इलेक्शन कंट्रोल उनका रहता था, अब कंट्रोल उनका नहीं है। नगर विकास डिपार्टमेंट को दे दिया, पूरा काम नगर विकास कर रहे हैं, तो अंधा आपस में गुड़ बांट रहा, क्या बात करेगी अब इसके अंदर। और इन्होंने जो हियरिंग ले लिया खाली नाम ही ले रहे कि कल कोई कोर्ट में गया तो बताने को हमने इनसे पूछे थे क्या है, 10% इधर उधर करना। इनका हमारा बोलना है ब्लॉक मत तोड़ो, और उन्होंने कहा कि हमने गूगल के ऊपर से लिया गया ये मैप, तो अगर वो सही होता तो बीच में बस नहीं बह जाती थी, वो तो कहीं भी जाके छोड़ दे रहा। तो उनका भी बोल रहा है कि हम नया नया सीख रहे हैं, अभी वो सीखने में शहर का नुकसान होता ना पूरा। और छोटा अगर मैप लगाते, आज अगर हम कारपोरेशन में बांध के हम परमिशन को जाए, अगर हम ये मैप दिए बगल वो नहीं मानते हो, बड़ी सोसाइटी वो खुद आगे चेक करते, तो छोटे मैप हमारा बोलना था कि आप अगर लगाते हो तो अच्छा होता। और ब्लॉक मत तोड़िए, और कोई बात को आप नाला उगल के रोड उगल के ये गए, ये ज़रा गलत है। आप टेक्निकल अगर कभी लिए तो अच्छा है, लेकिन बोलना किसको। आज कमिश्नर साहब भी जो तो दबाव में, सबका दबाव में काम चढ़ा है यहाँ पर, और आदमी कुछ वार्ड ऐसा लगता है कि चंद लोगों ने बैठ के वार्ड बनाए, कोई मतलब नहीं आता ना। कोर्ट बोलता है इलेक्शन शुरू हो गया, हमने क्या करना, तो क्या कोई मतलब ही नहीं आता ना उसके अंदर। खाली बोले तुमने सुन के लिए क्या। अब इनका कह रहा है कि लोक संख्या देख के, लोक संख्या कहीं कम कहीं ज्यादा कर दिए, क्या मतलब आ रहा हो। ये सत्ताधारियों के लिए करके रखे, ऐसा आपको लगता है? बस सवाल ये आता है, बैठ के बनाए ना लोग। जब नगर विकास जो डिपार्टमेंट है, जब वही इलेक्शन लड़ाना चाहता है, वही कंट्रोल कर रहा है, तो क्या सवाल है।
देखिए, अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई तो यकीनन हम लोग जो है तो कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हमने इनको अभी कहा, मैंने भी अंदर कमिश्नर साहब को भी, कि हमने जैसा आपको राइटिंग में जो टेक्निकल आपको रीजंस के साथ में हमारा ऑब्जेक्शन बना के डाले, आपने भी उसको राइटिंग में हमको जवाब देना चाहिए। यहाँ पर हूँ हाँ करके जो है तो ये जवाब हमको चलेगा नहीं। हमने आपके पास में राइटिंग में सारी टेक्निकल गलतियों के साथ में आपको जो है तो सबमिट किया। आप भी जो है तो हमको जो है तो वैसी राइटिंग के अंदर जवाब दो। अगर नहीं मिलता है तो कोर्ट के रास्ते खुले हैं, और इन्होंने कोर्ट में जाने के लिए जो है तो पूरा का पूरा जो है तो इसका उल्लंघन किया है। जो इनको गाइडलाइंस दी गई थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, उसको कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, बल्कि कुछ लीडर जो है तो यहाँ के बैठे, उन्होंने तीनों मतदार संघ के आमदारों ने अपने हिसाब से अपने पार्टी के लिए जो है तो उसको बनाकर लिया, ऐसा मैं मानता हूँ। त्यावरती आमचा आज स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्शन आम्ही टाकलेला होता। निवडणूक आयोगाची जी डायरेक्शन असतात, जे आदेश त्यांनी जे आहेत आपल्या पत्रात जे आहेत स्पेसिफिक केलेली आहे की प्रभाग रचना करताना किंवा त्याचे नकाशे दर्शवताना जे प्रगणक संख्या असते आणि प्रगणक गट असतात, लोकसंख्या आणि गट असतात, त्या स्पष्टपणे त्यांनी जे आहे तर प्रदर्शित करायला पाहिजे होते। त्यांनी ते लपून ठेवण्यात आलेली होती। इतकंच नाही तर जे नकाशे त्यांनी प्रसिद्ध केलेले आहेत त्या नकाशावरतीही जे आहे प्रगणक गट जे आहेत हिरव्या रंगामध्ये जे आहेत ते क्लिअरली स्पेसिफिकपणे जे आहेत ते दिसायला पाहिजे होते, ते बी त्यांनी जे प्रकाशित केलेले नव्हते। आता स्ट्रॉंगली आम्ही त्याच्यावरती ऑब्जेक्शन घेतल्यानंतर त्यांनी ते जे आहेत इथं अर्धी सुनावणी झाल्यानंतर आमच्या ऑब्जेक्शनवरती त्यांनी जे आहे तो डिस्प्लेवरती दाखवण्याची सुरुवात त्यांनी केलेली आहे। दुसऱ्या प्रभागाचा जो म्हणजे जुना जो वार्ड आहे शिल्लेखाना वार्ड, त्या वार्डचा पार्ट याला जोडण्यात आला। ॲक्च्युली हा वार्ड हा वेगळा आहे, तो आमच्या ब्लॉकला जोडण्यात आला। तो कट करून जो आमचा संजयनगर भागातील जो ब्लॉक आहे तो त्याला जोडण्यासाठी आम्ही आज ऑब्जेक्शन दाखल केलेलं होतं। ते आम्ही माननीय निवडणूक आयुक्त यांच्यासमोर प्रेझेंटेशन केलं। ते नक्कीच आम्ही याच्यात विचार करू, आणि त्यांना आम्ही सांगितलं की जरी याच्यात आमची लोकसंख्या वाढली तरी चालेल, पण ॲक्च्युअल जे तुम्ही प्रभागात आमचे जे 4 वार्ड घेतलेले त्या वार्डमधीलच तुम्ही ज्या सीमाच्या म्हणजे ज्या जुन्या वार्डच्या याच्यानुसार जे ब्लॉक येतात तेच घ्या, जे ब्लॉक येत नव्हते ते घेऊ नका, असं आम्ही ऑब्जेक्शन दिलेलं आहे। सुनावणी घेत आहेत, वाढ तयार करत आहेत आणि पूर्ण वाढ त्यांच्या निगराणीसाठी होते। दलित आणि त्यामध्ये दलित मुस्लिम हे विभागले गेले आणि हिंदूंचे वाढ एक केले। हिंदू जे त्यांचे वाढ एक मोठे वाढ तयार करण्यात आली। त्यांची जी नकाशानुसार रचना केलेली आहे ती आम्हाला सर्वांना मान्य आहे आणि याच्यात कोणताही फेरफार किंवा बदल करण्यास नाही, हेच आक्षेप होता। आम्ही त्यांना विनंती केली की यामध्ये कोणताही बदल करण्यात येऊ नये। महानगरपालिकेतर्फे आयुक्त साहेबांनी ज्या हरकतीवर सुनावणी ठेवली होती त्यामध्ये आमचा प्रभाग क्रमांक 14 आणि 16 याच्यामध्ये ऑब्जेक्शन होतं की जे आमच्या प्रभाग क्रमांक 16 मध्ये 3च गल्ल्या संजयनगरच्या इन्क्लूड केलेल्या आहेत, जे अजबनगरपर्यंत नेलेले आहेत त्यांनी। आणि पूर्वी हा हा वार्ड क्रमांक होता, ज्याच्यामध्ये 57 आणि 56 असा होता, ज्यामध्ये संजयनगरमधील गल्ली नंबर A6 पासून B6 C6 अशा एक 1514 मतदार असलेला जो एरिया आहे तो वार्ड क्रमांक 56 मध्ये होता। तर आमची त्यांना तीच मागणी आहे की आम्हाला तुम्ही ज्या तीनच गल्ल्या वार्ड क्रमांक 16 मध्ये ठेवल्या आहेत त्याच्यामध्ये आमच्या बाकीच्या काही ज्या गल्ल्या सुटलेल्या आहेत त्या इन्क्लूड केल्या जाव्यात, की जेणेकरून कारण 3च गल्ल्या तिकडे गेल्यामुळे आम्हाला भविष्यात कामाला अडचणी येतील। हा नगरसेवक म्हणजे तो माझा एरियाच येत नाही, आणि त्यांना आम्ही चतुर्सीमा सांगितलेल्या आहेत की बाबा संजयनगर पोलीस चौकी ते अमर हायस्कूल अशी चतुर्सीमा आहे, त्यातील खालचा पार्ट हा त्यांनी 16 मध्ये इन्क्लूड करावा अशी आम्ही त्यांना आज विनंती केलेली आहे। असंच आमचं ऑब्जेक्शन होतं संजयनगरमध्ये। जी प्रभाग क्रमांक 22ची जी रचना केलेली आहे ती योग्य पद्धतीने केलेली आहे आणि याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा फेरफार करण्यात येऊ नये अशी त्यांना विनंती केली। आणि त्यांना हे पण सांगितलं कोणी राजकीय पक्षाचा नेता किंवा राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी यांच्या शब्दाला बळी पडून याची तुम्ही रचना करू नका। म्युनिसिपल इंतजामिया जालना ने स्टेट इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद अपने अव्वलीन आम इंतखाबात के लिए तश्कील करदा वार्ड्स के उबूरी खाके और नक्शे 3 सितंबर को जाहिर कर दिए, जिन पर ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 15 सितंबर तक अपने एतराज़ात दाखिल करवा सकते हैं। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद बनाए गए वार्ड्स के उबूरी खाके और नक्शे 3 सितंबर को जाहिर कर दिए गए, जिन पर एतराज़ात दाखिल करने का सिलसिला जारी है, जो 15 सितंबर तक जारी रहेगा।
और 8 सितंबर तक मुतालिका इंतज़ामिया को 4 एतराज़ात मौसूल हो चुके हैं। 3 सितंबर तक 15 सितंबर के दरमियान इंतज़ामिया को जो भी एतराज़ात मौसूल होंगे उन पर 16 तक 22 सितंबर के दरमियान समाअत की जाएगी। ये इत्तला जालना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के असिस्टंट कमिश्नर केशव कानपुडे ने MCN को दी। राज्य निवडणूक आयोगामार्फत मान्यता घेऊन जालना शहर महापालिकेचा प्रारूप प्रभाग रचनेचा नकाशा आणि व्याप्ती आम्ही 3 सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध केली आहे आणि ती 15 पर्यंत आहे। 3 सप्टेंबर ते 15 सप्टेंबर पर्यंत शहरातील राजकीय पक्षांना आणि नागरिकांना त्याच्यावर हरकती आणि सूचना घेता येतील। आता कालच्या दिनांक 8 पर्यंत आमच्याकडे 4 हरकती प्राप्त झालेल्या आहेत। 15 सप्टेंबर पर्यंत लोकांना हरकती घेता येतील आणि 16 ते 22 दरम्यान त्या हरकतीवर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सुनावणी घेण्यात येणार आहे। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर इज्तिमाई महाराष्ट्र गीत गायन प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें देही और शहरी स्कूलों के 75,000 तलबा महाराष्ट्र गीत गाएंगे। ये इत्तला ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। तलबा की हमाजहत तरक्की के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शुरू किए गए 10 नुकाती प्रोग्राम से मुताल्लिक़ भी उन्होंने सहाफियों को मालूमात फराहम की। म्हणजे भविष्याच्या दृष्टिकोनातून जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होणे, फक्त अकॅडमिक अभ्यासक्रमावर जोर देऊन 100% मार्क घेण्याची जी प्रवृत्ती चौकट चालली होती आणि त्याच्यातून जो सध्यातलं समाजातलं एक काही विदारक चित्र समोर येत होतं, त्यामुळे आपण जिल्हा परिषदच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना एक 10 सूत्र आपण तयार करून घेतले होते आणि आपल्यापैकी बऱ्याच जणांनी त्या कार्यशाळा पण अटेंड केलेल्या होत्या। आपण प्रत्येक तालुक्यामध्ये जाऊन मुख्याध्यापकाची 3-3.5 तासांची कार्यशाळा घेतली होती आणि 10 मुद्दे जे आहेत सध्याच्या परिस्थितीच्या अनुषंगानं ज्याच्यावर जास्त लक्ष देणं आवश्यक आहे। तर यामध्ये संस्कारक्षम विद्यार्थी घडवणे, आरोग्यक्षम विद्यार्थी घडवणे, IT क्षम विद्यार्थी घडवणे, स्पर्धाक्षम विद्यार्थी घडवणे, नाविन्यपूर्ण किंवा कौशल्यपूर्ण शिक्षण प्रदान करणे, आनंददायी शिक्षण देणे, शिक्षकांचं नॉलेज अपडेशन करणे, असे 10 मुद्दे घेऊन आपण प्रत्येक शाळेमध्ये 1.5 वर्षापासून कार्यक्रम घेतोय आणि त्याचे चांगलं फलित समोर येत आहे। आता काही वर्तमानपत्रातून परवा एक सक्सेस स्टोरी आली होती। कुणी सायली नावाच्या मुलींचे आई वडील विभक्त झाले होते, एकत्र येत नव्हते, त्या मुलीला शाळेत पाठवत नव्हते। आमच्या संबंधित शिक्षकांनी त्यांच्या बैठका घेऊन ते विभक्त होणारं किंवा झालेलं कुटुंब एकत्र आणले आणि त्या मुलीला रेग्युलर शाळेमध्ये पाठवायला त्यांचं सुरू झालं आणि त्या मुलींच्या चेहऱ्यावर आनंद द्विगुणित करण्यामध्ये शिक्षकांनी प्रयत्न केला। अशा अनेक घटना घडत आहेत। आपण आमच्या कार्यशाळेमध्ये मी आपणच वर्तमानपत्रामध्ये लिहिलेल्या अनेक बातम्या आपल्या जिल्ह्यातल्या राज्यातल्या आम्ही शिक्षकांना मुख्याध्यापकांना दाखवत असतो। जसं काही आता परवा 17 वर्षांच्या मुलींना मोबाईल दिला नाही किंवा मोबाईलवर गेम खेळू दिला नाही म्हणून तिनं आईचं डोकं फोडलं, आईचा फोन केला। पुन्हा एका 16 वर्षाच्या मुलींना आत्महत्या केली मोबाईल घेऊन दिला नाही म्हणून। वृद्धाश्रमामधली आई वडिलांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेली आहे। लग्न झालेल्या कुटुंबाचं 40% कुटुंबाचं म्हणजे नवरा नवरीचं डिवोर्स हे 6 महिन्याच्या आत होते। हे सोशल नेटवर्किंग आणि रिसर्च सेंटरनी सिद्ध केलेलं आहे। त्याच्यामुळे आपण विवाहपूर्व संवाद केंद्र जे आपण सुरू केलेलं आहे त्याचं एक ते कारण होतं आणि आपण प्रशासकीय जेवढे काही कामं आहेत, काही स्कीम्स आहेत, योजना आहेत, या सगळ्याच्या बरोबरीनं विद्यार्थी पुढे चांगला संस्कारक्षम होईल। देशभक्ती, मातृभक्ती, गुरुभक्ती याच्यासोबत आता आधुनिक पदार्थाच्या खाण्यामुळे अनेक मुलांचे आरोग्य खराब झालेले आहेत। देशभक्ती, मातृ पितृभक्ती फार हळूहळू लुप्त होत चाललेली आहे। फक्त DP ठेवण्यापुरतं आणि स्टेटस ठेवण्यापुरतं देशभक्ती दाखवून आपल्याला पुढे चालणार नाहीये। देशभक्तीपर गीत जे आहेत आपल्याकडे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीत हे नेहमी होत असतं शाळेमध्ये आणि शाळेतला तो एक प्रत्येक दिवशीच्या असेंब्लीचा तो एक अविभाज्य भाग आहे। पण तरी सुद्धा आपण एक त्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये स्वरूप देऊन येत्या 17 सप्टेंबर रोजी आपला जो मराठवाडा मुक्ती दिन आहे त्या दिवशी आपण 75,000 विद्यार्थ्यांचं एकत्रित सामूहिक राज्यगीत गायनाचा कार्यक्रम आपण नियोजन केलेला आहे। त्याचीच माहिती देण्यासाठी आज आपण आपणाला निमंत्रित केलं होतं। या दशसूत्री मधले जे 10 मुद्दे आहेत
त्याच्यातला एक हा जो मुद्दा आहे मातृभक्ती, पितृभक्ती, देशभक्ती, हे ज्वजल करण्याकरिता जे शाळेतून तर उपक्रम कार्यक्रम चालू आहेत, परंतु हा जो एक सर्व जिल्हाभरामधील विद्यार्थी आणि मोठ्यात मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना एकत्र घेऊन त्या दिवशी महाराष्ट्र गीत सादर करणे आणि देशभक्ती गीतावर कवायती करणे आणि या माध्यमातून या विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये देशभक्तीपर ज्योत प्रज्वलित करणे आणि त्यांना खतपाणी घालणे, यासाठी येत्या 17 सप्टेंबर रोजी सकाळी आपला प्रमुख ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम झाल्यानंतर SP ऑफिसच्या पोलीस ग्राउंडवर आपण हा कार्यक्रम जिल्हा स्तराचा घेणार आहोत आणि 9 ठिकाणी म्हणजे तालुका मुख्यालयाच्या 9 ठिकाणी सुद्धा जवळजवळ 40,000 विद्यार्थी या 9 तालुक्यामध्ये या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होणार आहेत आणि छत्रपती संभाजीनगर मुख्यालयामध्ये 35,000 विद्यार्थी, असं आम्ही याचं नियोजन मागच्या 20-25 दिवसापासून आम्ही केलेलं आहे. त्याची प्रॅक्टिस सुरू झालेली आहे. विद्यार्थ्यांना मैदानावर आणण्यासाठी शाळेच्या स्कूल बस ह्या सर्व कोणत्या मार्गाने येणार, कुठं मुलांना विचारणार उतरणार, कोणती मुलं कुठं थांबणार, त्यांचे नोडल ऑफिसर कोण आहेत, हे सर्व नियोजन झालेलं आहे आणि त्याच्याप्रमाणे प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात झालेली आहे. हैदराबाद गजेट के मुताबिक बंजारा समाज को भी ST ज़मरे में शामिल किया जाए। इस मतालबे की यकसुई के लिए सोएगांव में बंजारा समाज की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई। बाद अज़ां एक जुलूस तहसील ऑफिस पर निकाला गया और एक मेमोरेंडम तहसील इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। वाज़ेह है कि मराठा रिजर्वेशन तहरीक के रूह रवां मनोज जरांगे पाटिल की मुंबई के आज़ाद मैदान पर की गई भूख हड़ताल के बाद रियासती हुकूमत ने मराठा समाज को हैदराबाद गज़ेट के मुताबिक फौरी तौर पर मराठा कुंभी सर्टिफिकेट्स इजराई से मुतालिक एक GR जारी किया, जिसके बाद बंजारा समाज भी अपने हुकूक के हुसूल के लिए मुतहर्रिक हो गया। ताल्लुका सोएगांव में बंजारा समाज की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई। बाद अज़ां शहर में एक पैदल मोर्चा निकाला गया जो मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ तहसील दफ्तर पहुंचा और एक मेमोरेंडम तहसीलदार को पेश किया गया, जिसके ज़रिए मुतालबा किया गया कि बंजारा समाज को भी हैदराबाद गज़ेट के मुताबिक दर्ज फ़हरिस्त यानी शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए और समाज को कौमी धारे से जोड़ने के लिए उन्हें भी वो तमाम सहूलतें मुहैया करवाई जाएं जो ST ज़मरे में शामिल दीगर जमातों को दी जाती हैं। इस मोर्चे में बंजारा समाज के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए। OBC कोटे से मराठा समाज को रिजर्वेशन देने का रियासती हुकूमत का फैसला गलत है। इस तरह का तनकीदी बयान वंचित बहुजन आघाड़ी के बानी सदर ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर ने दिया। OBC समूह म्हणून जो आहे यांनी आता लक्षात घेतलं पाहिजे की काल परवापर्यंत BJP म्हणत होते आमचा DNA OBC आहे। मुळात शत्रू नंबर 1 OBCचं कोण तर भारतीय जनता पक्ष आणि इतर सर्व वंचित सोडून इतर सर्वच राजकीय पक्ष अशी असणारी परिस्थिती। OBCना आता राजकीय सोबती कोणीच राहिलेला नाही। अशा कालावधीमध्ये स्वतःचा अधिकार आणि आम्ही जे म्हणतोय की बड्या कष्टाने आमच्यासारख्या यांनी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांना 1990ला पंतप्रधान केलं आणि मंडल कमिशन लागू केला, ते वाचवणं आता OBCच्या हातामध्ये आहे। तेव्हा राजकीय जागृती करणं हा सगळ्यात OBCचा मोठा प्रश्न आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतो आणि स्वतःचं राजकीय अस्तित्व त्यांनी प्रस्थापित केलं पाहिजे आणि राजकीय अस्तित्व प्रस्थापित करायचं असेल तर 2-4 OBCचे जिल्हा परिषदेमध्ये, नगरपालिकेमध्ये, महानगरपालिकेमध्ये निवडून येण्यापेक्षा पूर्णपणे बॉडीज ही OBCची कशी असेल या दृष्टिकोनातून त्यांनी आता वर्कआउट केलं तरच OBCचे अधिकार राहतील, नाही तर स्वतःकडे हा जो निजामी मराठा सत्तेमध्ये बसलेला जो आहे तो 27%च्या 27% हे OBCकडून काढून मराठ्यातले जे कुणबी झालेत त्यांना दिल्याशिवाय राहणार नाही। हा धोका OBCनी लक्षात घ्यावा। मग ते शिक्षण क्षेत्रामधलं असेल, ते राजकीय क्षेत्रामधलं असेल किंवा ते सर्व्हिस सेक्टरमधलं असेल। रिजर्वेशन के मामले पर BJP की रियासती हुकूमत जानबूझकर 2 बरादरियों के दरमियान दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। ये इल्ज़ाम NCP शरद पवार ग्रुप के रियासती सदर
शशिकांत शिंदे ने जालना में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। शशिकांत शिंदे ने सहाफ़ियों को बताया कि शरद पवार और उनकी पार्टी के अरकान असेंबली ने हमेशा मराठा रिजर्वेशन तहरीक में हिस्सा लिया, जबकि रियासत की शिंदे फडणवीस हुकूमत की जानिब से उन्हीं पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इस ज़िमन में ओबीसी कायद लक्ष्मण हाके की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को शिंदे ने सरासर गलत और बेबुनियाद बताते हुए वजाहत की कि शरद पवार ने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे दो समाज में नफ़रत को बढ़ावा मिले, चाहे यूनिवर्सिटी का नाम तब्दीली का मामला हो या फिर मंडल कमीशन के निफाज का मामला। दोनों ही मामलात में शरद पवार का किरदार हमेशा ही मुस्बत और साफ सुथरा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बीजेपी जानबूझकर दो समाजों के दरमियान टकराव पैदा करवाने की कोशिश कर रही है। रिजर्वेशन के मामले पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ओबीसी कोटा बढ़ा दिया जाए तो मराठा समाज को दिया गया रिजर्वेशन महफूज रह सकता है। शशिकांत शिंदे ने मराठा रिजर्वेशन से मुताल्लिक हुकूमत की जानिब से जारी किए गए गज़ट पर भी सवाल उठाए और कहा कि रियासती वज़ीर छगन भुजबल कह रहे हैं कि हुकूमत ने हैदराबाद गज़ट के जीआर से मुताल्लिक उनसे कोई मशवरा नहीं लिया, जबकि नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ये दावा कर रहे हैं कि इस ज़िमन में उनसे बात की गई है। अगर वज़रा में ही इत्तेफाक राय नहीं है तो हुकूमत को इसकी वजाहत करनी चाहिए। असं आहे की आता देशाच्या राज्याच्या राजकारणामध्ये विकासाचा विषय बाजूला पडलेला आहे, विचाराचा विषय बाजूला पडला आहे। दुर्दैव आहे महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये धार्मिक वाद वाढवला जातो राजकारणासाठी, ही आमच्या महाराष्ट्राची ओळख नव्हती। मग काय केलं जातं, आज एका विशिष्ट समाजाला विभागणी करायची आणि समाजामध्ये तेढ करून राजकारण करायची ही प्रवृत्ती वाढली। आज तुम्ही शरद पवार साहेबांवर नाव घेताय, आम्ही त्यावेळी बोललो की पवार साहेबांच्या आजच्या परिचय राजकीय कारकिर्दीमध्ये त्यांनी कुठल्या समाजाच्या बाबतीमध्ये अशा प्रकारची भूमिका घेतलेली मला दाखवून द्या। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या असलेल्या मराठवाडा विद्यापीठाला नाव दिलं ना, त्यावेळेला किती विरोध झाला। मंडल आयोग लागू केलं ना, कोणी केलं, पहिलं राज्यामध्ये देशामध्ये पहिलं पवारसाहेबांनी लागू केलं, तेव्हा समाज घेतलं का। असं आहे की भाजप हे जाणीवपूर्वक त्यांना भीती आहे पवारसाहेबांची राज्यामध्ये, हाच एक नेता आहे की त्यांची खुर्ची त्यांची सत्ता घालू शकतो। म्हणून नियोजन पद्धतीने समाजामध्ये तेढ कशी निर्माण करायची आणि आपली सत्तेची पुढे आमचं आजही आव्हान आहे, तुम्ही विकासावर जावा। आज मला 2.5 वर्षामध्ये 2 वर्षामध्ये एकदाच तरी विकासावर कुठल्या प्रकारचं सरकारच्याकडून धोरण जाहीर झालेलं का सांगावं, कुठलंही धोरण। आता महिलांच्या बाबतीमधला निर्णय झाला, त्याला आता चाळणी लावायला सुरुवात केली। कर्जमाफीच्या वेळेला बोलतात तुम्ही जे आश्वासन दिले त्याच्यावर कुठला निर्णय घेतला, कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही। रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा अवामी सलामती कानून के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों ने आज मुश्तरका तौर पर क्रांति चौक इलाके में ज़ोरदार एहतजाज किया। इस एहतजाज में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार ग्रुप, शिवसेना, उद्धव ग्रुप, आम आदमी पार्टी समेत बाएं महाज की तंजीमें, तलबा की मुख्तलिफ संगठनाएं और समाजी कारकुनान बड़ी तादाद में शामिल हुए। मज़ाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि अवामी सलामती कानून सिर्फ नाम के लिए अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है। दरअसल ये कानून अवाम के बुनियादी हुकूक पर खदगन लगाने वाला और जमहूरी इक़्तिदार के लिए ख़तरा पैदा करने वाला गैर आइनी कानून है। इस कानून के ज़रिए अवाम के इजहार राय की आज़ादी, अंजुमन साजी की आज़ादी और अपने हुकूक के लिए एहतजाज करने के आइनी हक़ पर पाबंदी लगाई जा रही है। आज सुबह ही से मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और वर्कर्स इस एहतजाज में शामिल होने क्रांति चौक इलाके पर जमा होते रहे, जो अपने हाथों में अवामी सलामती कानून वापिस लो के नारे, तहरीर करदा बैनर्स और तख्तियाँ उठाए हुए थे। मज़ाहिरीन के पुरशिगाफ नारों से क्रांति चौक इलाका गूंज उठा। इस एहतजाज में ख़वातीन और नौजवान भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। संपूर्णपणे घाबरलेला आहे। मोदी चेहऱ्यावर दाखवतात एक, मनातून खूप घाबरलेले आहेत। लोक रस्त्यावर उतरतील म्हणून अर्बन नक्षलच्या नावावर यांना लोकशाही संपुष्टात आणायची आहे। त्यामुळे या संपूर्ण कायद्यामध्ये अर्बन नक्षल नावाचा शब्द नाहीये। जे कोणी लोकशाहीच्या मार्गाने आंदोलन करतायत, लॉयंस क्लब ऑफ औरंगाबाद और म्युनिसिपल स्कूल गारखेड़ा के इश्तराक से असातिज़ा में मिसाली टीचर अवार्ड तकसीम के लिए एक तकरीब गारखेड़ा स्कूल में मुनक़िद की गई।
इस तकरीब में डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंदकिशोर भोंबे, DMC व शोबे तालीम के HOD अंकुश पांढरे और हुकूमत महाराष्ट्र के साबिक सेक्रेटरी व साबिक एजुकेशन कमिश्नर डॉक्टर पुरुषोत्तम भापकर मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। शहर और दीगर देही इलाकों के साथ साथ म्यूनिसिपल स्कूलों में बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम देने वाले 15 असातिज़ा को मेहमानों के हाथों मिसाली टीचर अवार्ड से डेकोरेट किया गया, जिनमें अतुल हेड़सकर, डॉक्टर विनोद सिंहकर, अप्पा साहब पवार, योगिता कठाड़े, मीना गजभये, ममता सुल्ताना, देवीना पटेल, वैशाली कंकाल, वैशाली खंदारे, सैयद अमजदुद्दीन खादरी, हुमैरा बेगम, सत्यशीला गौले, स्मिता अंभूरे, साधना क्षत्रिय और संदीप वाकड़े शामिल थे। ये प्रोग्राम लाइन्स माधुरी चौधरी और गारखेड़ा म्यूनसिपल स्कूल के हेडमास्टर शशिकांत उबाड़े ने ऑर्गेनाइज किया था। इस तकरीब में लॉयंस क्लब ऑफ औरंगाबाद के लॉयंस तनसुख झांबड़, विनोद अग्रवाल, मनीष बंग, महेंद्र चौधरी, आशा कटके, मयूर जालनावाला, गोपाल साड़ा और दीगर शरीक थे। औरंगाबाद शहर में खेलों के फ़रोग़ के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की सरबराही में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स तंजीमों के ज़िम्मेदारान की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ स्मार्ट सिटी दफ्तर के मीटिंग हॉल में मुनक़िद की गई, जहां कई अहम फैसले किए गए। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की सदारत में मुनक़िदा इस मीटिंग में AMC के एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अंकुश पांढरे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट शेखर पाटिल, AMC के कारगुजार स्पोर्ट्स ऑफिसर संजीव बालैया, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बाजीराव देसाई, स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सदर सचिन मुड़े और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स तंजीमों के ज़िम्मेदारान शरीक हुए। इस मौके पर स्पोर्ट्स एसोसिएशन और दीगर तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने मुख्तलिफ खेलों को फ़रोग़ देने और बच्चों व नौजवानों में खेलों से मुताल्लिक़ दिलचस्पी पैदा करने की गर्ज से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की और कई अहम मशवरे भी दिए। हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने बताया कि म्यूनिसिपल स्कूलों में शुरू की गई सरगर्मी हमें खेलने दो के तहत म्यूनिसिपल स्कूलों में मुख्तलिफ खेलों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी एक ही खेल पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ करके इस खेल के माहिर खिलाड़ी तैयार किए जा सकते हैं। उन्होंने शुरका की जानिब से पेश करदा मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तजवीज़ ये कहकर मुस्तरद कर दी कि इस तरह खिलाड़ियों की यकसुई मुतासिर होने का इम्कान रहता है। उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि म्यूनिसिपल स्कूल्स अब स्पोर्ट्स एकेडमी की हैसियत से जाने जाएंगे। इस मकसद को पूरा करने के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने जो कदम उठाए हैं, उसके सबब अब उस्मानपुरा में वाक़े म्यूनिसिपल स्कूल बैडमिंटन के लिए जाना जाएगा, जबकि म्यूनिसिपल स्कूल हरसूल की शनाख्त कुश्ती खेल के फ़रोग़ के लिए होगी। बाजीपुरा स्कूल टेबल टेनिस के लिए और सिडको N7 में मौजूद स्कूल बास्केटबॉल के लिए जाना जाएगा, जहां एक्सपर्ट स्पोर्ट्स टीचर्स का तकर्रुर किया गया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर के मुताबिक SPI के हुक्म में मौजूद 5 हेक्टेयर ज़मीन पर फुटबॉल ग्राउंड तामीर किया जाएगा। इसी तरह शहर में 4 मकामात पर स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कायम करने और एयरपोर्ट से करीब ऑल वेदर स्विमिंग पूल की तामीर के लिए टेंडर इजराई की मनसूबाबंदी की गई है। म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ केसरबाग मंगल कार्यालय में एक मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया, जहां 158 मरीज़ों का तिब्बी मुआयना किया गया और उनमें दवाएं तकसीम की गईं। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में ये कैंप हनुमान नगर आयुष्मान आरोग्य मंदिर, अंबिका नगर अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर और MGM हॉस्पिटल के इश्तिराक से केसरबाग मंगल कार्यालय में मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अमरज्योत शिंदे, UHWC की नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रेमलता कराड़, NCD प्रोग्रामिंग ऑफिसर डॉक्टर प्रदेशी डिम्पल, हनुमान नगर UPHC के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर योगेश जैन, डॉक्टर प्रतिभा तरटे, डेंटिस्ट डॉक्टर वरद शिंदे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर बासित अली खान, इसी तरह MGM अस्पताल के फिजिशियंस, सर्जन, गायनाकोलॉजिस्ट और हनुमान नगर व अंबिका नगर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के सभी स्टाफ मेंबरान और पुंडलिक नगर दवाखाने का अमला भी मौजूद था। इस कैंप में श्री श्रादिक संघ सिडको के सदर डॉक्टर प्रकाश झांबड़, मेंबर सेक्रेटरी सुरेश जैन,
साधु मार्गी जैन संघ के सदर अजीत सिसोदिया, राजेंद्र जेलमी और जैन समाज के अफराद भी शरीक हुए। इस मौके पर शहरियान को PMJAY कार्ड, आभा कार्ड्स और आयुष्मान कार्ड्स बनाकर दिए गए। म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने शहरियान से अपील की कि इस कैंप से मुस्तफ़ीद हों और मुख्तलिफ तिब्बी स्कीमात के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं। इस मौके पर 158 मरीजों का तिब्बी मुआयना भी किया गया और उनमें दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गईं। तालुका कन्नड़ के शेलगांव से घाट नांद्रा जाने वाली सड़क में बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाने के सबब ये रास्ता हादसात की आमाजगाह बन गया है, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। मकामी साकिनान का कहना है कि सड़क की दोनों जानिब कांटेदार झाड़ियाँ और घास फूस उगाई है, जिससे सड़क के किनारे की लाइनें भी गायब हो चुकी हैं। ग्राम पंचायत अराकीन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इस सड़क की मरम्मत के साथ साथ रोड के साइड पंखे भी दुरुस्त करवाए जाएं। उनका कहना है कि इस रास्ते पर बड़ी तादाद में गाड़ियों की आमदरफ्त रहती है, मगर सड़क में गड्ढे पड़ जाने के सबब व्हीकल सवार हादसात की जद पर हैं। इन गड्ढों में पानी जमा हो जाने के सबब ड्राइवर्स को गड्ढों की गहराई का अंदाज़ा नहीं हो पाता, जिसके सबब वो हादसात का शिकार होने लगे हैं। ग्राम पंचायत इंतज़ामिया ने महकमा तामीरात से मुतालबा किया है कि इस रास्ते की मरम्मत का काम फौरी शुरू करवाया जाए। आमचे शेलगाव ते घाटतांद्रा जाणारा रोड, या रोडवर फार दूर गड्डे पडलेले आहे व शाळेतल्या मुलांना येण्या जाण्यासाठी खूप मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे। आम्ही आज स्वतःहून उभे राहून करून बघितलं, पण ते झालं नाही। तरी सदरील व्यक्तींनी किंवा ग्रामस्थांनी किती वेळेस उपोषण करण्याची धमक्या देऊनही रोडचं काम झालेलं नाही। तरी आज आम्ही सांगतोय असं की आमच्या रोडचं काम त्वरित करावं व शाळेतल्या मुलांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी। या रस्त्याची अगोदर दुरुस्ती झालेली नाही का आजपर्यंत? कधी काहीच दुरुस्ती झालेली नाही वो सर्व रस्त्यांना खड्डेच खड्डे पडलेले हैं। दौलताबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद में समृद्धि हाईवे पर कीले होने से मुताल्लिक एक वीडियो सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता रोज़ तेज़ी से वायरल हुआ, जिसके सबब इलाका भर में सनसनी फैल गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ये दावा किया गया था कि हाईवे पर कील ठोंक कर गाड़ियों के टायर पंक्चर करने की कोशिश की गई है, मगर मकामी इंतज़ामिया और MSRDC ने इसे गलत और बेबुनियाद करार देते हुए वजाहत की कि दरअसल इस हाईवे में 15 मीटर लंबाई तक एक माइनर क्रैक पड़ गया था। मज़कूरा महकमे की चीफ इंजीनियर संगीता जायसवाल ने एक प्रेस नोट भी इस ज़िम्न में जारी किया, जिसके मुताबिक मरम्मत के दौरान हाईवे में ग्राउटिंग इंजेक्शन के नोज़ल लगाए गए थे, जिसके बाद इस सड़क पर आए माइनर क्रैक को बंद करने के लिए एपोक्स ग्राउटिंग के ज़रिए दरारों में कंक्रीट भरने का काम जारी था और इस अमल के दौरान नोज़ल सड़क पर नस्ब किए गए थे, जिन्हें सुबह काटकर हटाने की तैयारी थी, लेकिन रात में कुछ गाड़ियां गलती से इस लेन पर चली गई, जिसके सबब उनके टायर पंक्चर हो गए। मुतालिका इंतज़ामिया का कहना है कि दरारों की मरम्मत का काम मुकम्मल हो जाने के बाद सुबह तमाम नोज़ल्स हटा दिए गए और अब इस सड़क पर ट्रैफिक बहाल हो गया है। इस वाक़े के बाद पुलिस ने मौके का मुआयना किया। इस दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि हाईवे पर जारी मरम्मती काम की पेशगी इत्तला मकामी पुलिस को नहीं दी गई थी, जबकि इस हाईवे पर गाड़ियां 80 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से दौड़ती रहती हैं। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता था। शहरियान का कहना है कि पुलिस और ट्रैफिक ब्रांच को इत्तला दिए बगैर बराह रास्त काम शुरू करना एक संगीन गलती है। माहिरीन का कहना है कि मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाक़या रूनुमा न हो, इस गर्ज से मुताल्लिका महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल ज़रूरी है। समृद्धी महामार्गावरती खिळे असल्याबाबतचा जो व्हिडिओ रात्री व्हायरल झाला होता, तर त्या अनुषंगाने मी सांगू इच्छितो की समृद्धी महामार्गावरचा 54 किलोमीटरचा जो पॅच आहे त्याच्या मेंटेनन्सचं काम चालू होतं आणि ज्या ठिकाणी हा प्रकार घडलेला आहे तर त्या ठिकाणी मेंटेनन्सचं काम चालू असताना म्हणजे जवळपास मागच्या 1-8 दिवसापासून हे काम चालू आहे। लेन नंबर 1 वरती काम चालू आहे, लेन नंबर 2 आणि 3 ह्या सुरू होत्या। लेन नंबर 1चं काम चालू असताना त्याला प्रॉपर व्यवस्थित बॅरिकेटिंगसुद्धा केलेलं होतं आणि हे काम करत असताना जे इंजेक्टेबल नोझल्स असतात तर ते त्याच्यामध्ये बसून त्याच्यामध्ये केमिकल सोडलं जातं, जेणेकरून ब्रिजची स्ट्रेंथनिंग होते
ते काम चालू होतं आणि ते काल सकाळी लावलं होतं आणि म्हणजे आज सकाळी ते काढलं गेलेलं आहे. जवळपास 24 तासाची ही प्रोसिजर आहे. अशा प्रकारचे कुठलेही खिळे लावण्यात आलेले आहेत किंवा काही हे सगळी अशा प्रकार कुठलाही घडलेला नाही. आणि ज्यावेळेस रात्री बॅरिकेड्स त्या ठिकाणी लावले होते, कुठल्या तरी एका अज्ञात व्हेकलनं ते बॅरिकेड्स तोडले गेलेले आहेत. त्यामुळे जे 2-3 व्हेकल्स आले ते पंक्चर झालेले आहेत. ज्यावेळेस घटना घडली त्यावेळेस HSPचे पोलीस आणि दौलताबाद पोलीस स्टेशनचे पोलीस तात्काळ घटनास्थळी या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत. मी सर्व नागरिकांना आवाहन करू इच्छितो की कुठल्याही अफवांवरती विश्वास ठेवू नये. प्रशासन पूर्णरित्या दक्ष आहे. जे यापुढेही जे काही मेंटेनन्सचे कामं केले जातील त्या प्रत्येक वेळेस प्रॉपर बॅरिकेटिंग रिफ्लेक्टर्स लावून कामं केली जातील याची आम्ही पूर्ण दक्षता घेत आहोत. आता कुठलाही धोका नाही महामार्गावरती? नाही, मेंटेनन्सचं काम आजही ते नोजल्स काढलेले आहेत. वाहतूक पूर्णरित्या व्यवस्थित सुरू आहे. रात्री आमची महामार्गाची टीम PSI लहासे साहेब आणि सहकारी हे रात्री नेहमीच रात्रीला आम्ही राऊंड घेत असतो. पेट्रोलिंग चालू असते. रात्री जी घटना घडली त्याच्या काही मिनटं अगोदरच साधारणतः 20 मिनटं अगोदर आमची पेट्रोलिंगची टीम सदर ठिकाणाहून पेट्रोलिंग करून परत जात होती. त्या दरम्यान कॉल आला की अशी घटना घडली, इथं काहीतरी गाड्या पंक्चर झाल्या. म्हणून आम्ही परत या ठिकाणी आलो तर बरोबर आहे ते 2-3 गाड्या पंक्चर झालेल्या इथे या ठिकाणी दिसल्या. परंतु त्या जेव्हा इथं एक पुलाचं काम चालू होतं, पुलाला जे क्रॅक येतं ते क्रॅक भरून काढण्यासाठी त्याच्यामध्ये लिक्विड सोडलं जातं. ते लिक्विड सोडण्यासाठी ते पाईप ज्या ब्रिजवरती टाकलेले होते त्याच्यामुळे लिक्विड सोडलेलं होतं. ते दिसताना ते खिळ्यासारखंच दिसतं, परंतु ॲक्च्युली ते लिक्विड सोडण्याचं पाईप आहे आणि त्याला बरोबर व्यवस्थित बॅरिकेटिंग केलेलं आहे. जे वाहन त्या धडकले त्याला रात्री ज्या वाहनाचा अपघात घडला त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे हा अपघात घडलेला आहे. या ठिकाणी बॅरिकेटिंग आणि आमची पेट्रोलिंग सगळी व्यवस्थित केली होती. एक्चुअली हम लोग पूरा काम किया था विद सेफ्टी काम किया था. इसका स्लैब में छोटा छोटा क्रैक है तो हम लोग उसको फिलिंग करने के लिए केमिकल यूज़ करते हैं, एपैक्सी केमिकल को. उसको डालने के बाद 24 आवर्स के बाद हम उसका पूरा क्लियर कर देते हैं. आज सुबह किया था, कल सुबह तक हम पूरा क्लियर करते हैं. बैरिकेटिंग था सर, बैरिकेटिंग था. अच्छा, आपके पास नोजल बोलता है, नोजल बोलता है इसको. अच्छा, ये नोजल बोल्ट है. नोजल इसके अंदर से केमिकल जाता है. अच्छा, इसके अंदर से हम लोग प्रेशर से केमिकल डालें तो आपको कहाँ का आगे मिलेगा वो जगह में पूरा केमिकल चला जाए. 24 आवर्स होता है. 24 आवर्स का. ये कब किए थे आपने? ये कल सुबह किया था. कल सवेरे किए थे? सवेरे किया था. अच्छा, तो 10 बजे ऐसा किया था. 10 बजे ऐसा किया था. तो इससे कुछ नुकसान होने के चांसेस है क्या गाड़ी के या कुछ ऐसे? इसमें तो गाड़ी काफ़ी सारी डैमेज हुई है. बहुत से गाड़ी का यहाँ पे पंक्चर वगैरह हुआ है. ये घुस के निकलने तो सेफ्टी से काम किया था. हम लोग सेफ्टी से काम किया. वो लोग टीन में मारा होगा और नहीं तो ज़्यादा स्पीड में आको उतार दिया होगा बारगेट को. हमको इतना आइडिया नहीं सर, रात में हो गया. मुसलसिल बरसात के सबब ताल्लुका सोएगांव में खरीफ फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जिससे पैदावार बड़े पैमाने पर मुतासिर होने का इम्कान है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक खरीफ सीजन में ताल्लुका सोएगांव के 42,696 हेक्टेयर ज़मीन पर बोआई की गई थी, मगर मुसलसिल बरसात के सबब इन फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और सोयाबीन, कपास, तुवर, मूंग, उड़द, मकई और जवार की फसलों पर मनफी असरात पड़े हैं, जिसकी वजह से इनकी पैदावार में कमी आने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक 25,493 हेक्टेयर ज़मीन पर लगाई गई कपास की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। पौधों पर कपास के बोंडे तो आ गए थे, लेकिन वो नापुख्ता रहने से पैदावार के निस्फ घट जाने का इम्कान है। नमी के सबब बोंडे टूटकर झड़ने लगे हैं। तुवर की फसल को लेकर भी किसान परेशान हैं। 92.9 हेक्टेयर पर लगाई गई मूंग, 94 हेक्टेयर पर बोई गई उड़द, 39 हेक्टेयर पर जवार और 9,000 हेक्टेयर पर मकई और 282 हेक्टेयर पर लगाई गई दीगर फसलें भी नुकसान की जद में हैं। लगातार बारिश के सबब ये फसलें पीली पड़ने लगी हैं, जिसकी वजह से किसानों के चेहरे मुरझाने लगे हैं और उनकी मेहनत पर पानी पड़ जाने का खदशा है। सबसे ज़्यादा नुकसान कपास की फसल को पहुंचा है, जिसने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। गो के कपास चुनने का मौसम अक्टूबर महीने में होता है, मगर बारिश की ज़्यादती की वजह से इस मरहले में भी ताख़ीर होने का इम्कान है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एएमसी इंतखाबात के लिए तश्कील करदा ब्लॉक्स के अबूरी खाकों पर इंतजामिया को मौसूल हुए 552 एतराज़ात। आज की गई समाअत।
दरख्वास्त गुजारों ने कई मकामात पर नेचुरल बाउंड्रीज तोड़कर ब्लॉक तश्कील देने का लगाया इल्ज़ाम। समाअत के बाद भी ब्लॉक के खाके तब्दील न किए गए तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का भी दिया गया इंतबाह। रियासती हुकूमत के अवामी सलामती कानून की मुखालिफत में आज मुख्तलिफ सियासी जमातों ने किया मुश्तरका तौर पर एहतजाज। मज़कूरा कानून को गैर आइनी बताते हुए फौरी उसे रद्द करने का मुजाहिरीन ने किया मुतालबा और हुकूमत के खिलाफ लगाए जमकर नारे। मुख्तलिफ खेलों के फ़रोग़ के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया कोशां। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान की बुलाई गई मीटिंग। म्यूनसिपल स्कूल्स को स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने का म्यूनसिपल कमिश्नर निशिकांत ने किया अज़्म और इंतज़ामिया की जानिब से उठाए जा रहे इक़दाम से मुताल्लिक़ हाज़रीन को दी मालूमात। और समृद्धि हाईवे पर कील ठोंककर गाड़ियों के टायर पंक्चर करने की कोशिश किए जाने का मुतासरा व्हीकल सवारों ने लगाया इल्ज़ाम। सोशल मीडिया पर किया वीडियो वायरल। MSRDC की चीफ इंजीनियर ने इस इल्ज़ाम की तरदीद। हाईवे में 15 मीटर लंबा माइनर क्रैक पड़ जाने के सबब मरम्मती काम किए जाने से मुताल्लिक़ दी वजाहत, मगर पुलिस इंतज़ामिया इससे था लाइल्म। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।